यस सर। आप बताइएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताइए। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। और बोलिए। h बाई अंडर रूट 2 एम के और h बाई अंडर रूट 2 एम के क्यू वी एस। अच्छा ठीक है। आप बताइएगा एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताइएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी सर बाई h सी लेमडा। बाई लैम्डा। ठीक है, आप माइक ऑफ कीजिए। गौरव आप बताइएगा। यस सर। आप बताइएगा उसमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एक ट्रिक बताए थे। यस सर। हाँ वो ट्रिक बताना है आपको, कैसे सोल्व करते हैं जो। अच्छा जो सर वैल्यू बताए थे। हम्म बताइए जल्दी से। वो हम याद नहीं किए थे सर। क्यों? अच्छा याद ही ठीक कर है, देने अच्छी पर। बात। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगला दिन याद करके रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिए थे सर। फार्मूला याद कर लिए हैं, चलिए यस वो सर। भी अच्छा है। तो चलिए हम आज पहले पढ़ा लेते हैं, आज तो चूंकि अभी पढ़ाने का टाइम है ना, और फिर हम आगे देखेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए। डी ब्रॉगली के बाद हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ रहे थे, याद कीजिए। क्या पढ़ रहे थे? आइंस्टाइन इक्वेशन। आए बस समझ में, क्या पढ़ रहे थे? आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टाइन इक्वेशन उसी को कहते हैं। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा सा बात समझ लिए थे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये टर्म समझ लिए थे कि इस फिनोमेना को खोज जो किया था, है ना, हेनरिक हर्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ज ने, हेनरिक हर्ज यानी हर्ज ने किया था। यानी कि लिख सकते हैं दिस फेनोमेना फेनोमेना is invented by हर्ज। हर्ज, देखिए बोर्ड में आएगा तो इसी तरफ लिखेंगे। इसके बाद हर्ज एक्सपेरिमेंट क्या था? तो हर्ज एक्सपेरिमेंट में क्या था, सिंपल समझ लीजिए। हर्ज एक्सपेरिमेंट क्या था? तो हर्ज एक्सपेरिमेंट ये था, उसने एक वैक्यूम ट्यूब लिया था। क्या लिया था? वैक्यूम ट्यूब। उसमें वैक्यूम था बना हुआ, यहाँ पर एक प्लेट था, है ना, और जहां पर हम लोग लाइट लाके इंसिडेंट करवाते थे, फोटोन इंसिडेंट होता था, है ना, और इसको हम लोग कहते थे कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट कहते थे। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, और यहाँ पर फिर एक प्लेट था जो था पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ये था नेगेटिव प्लेट इस तरह से। और इसमें हवा नहीं था, वैक्यूम था, कोई वायर कनेक्टेड नहीं है। और इस एक्सपेरिमेंट में हर्ज ने ये पाया कि जब लाइट यानी एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, लाइट कौन? लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, उस लाइट के चलते इसमें करंट आ रहा है। देखिए डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करने लगा। इसका मतलब जब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। ये जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी हवा में इलेक्ट्रॉन पार कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो हवा में डायरेक्ट नहीं पार करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब। तो इसी फिनोमेना, यही एक्सपेरिमेंट था हर्ज का, जिसमें सिर्फ उसने इतना पाया कि लाइट के चलते इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जा रहा है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक का इमिशन का फिनोमेना हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा हर्ज ने कोई चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो
इनका बस इतना ही कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने फिनोमेना को खोजा। उसी समय डी ब्रोगली का भी हाइपोथेसिस आया था उसी समय में, मतलब यह जो था 1887 के आसपास की घटना है ना। और उसी तरह से फिर आपका आया था किसमें, आपका आइंस्टीन इक्वेशन में आया था, मतलब कि आपका इतना ही खोज पाया कि करंट इसमें हो सकता है। उसके बाद देखिए डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस जो पिछले क्लास में पढ़े, लैम्डा और h/t डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट में ये फिनोमेना घटना घटित हो रहा था, इन्होंने ये बात कह रहे थे, लेकिन इनका बात कोई मानता नहीं था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में लोग ये समझते थे कि लाइट जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता है। तो क्यों नहीं निकाल सकता है? तो लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? वेव है। और वेव कभी भी पार्टिकल को धक्का नहीं दे सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका पार्टिकल है। तो जब पार्टिकल है तो वेव कभी भी पार्टिकल को धक्का नहीं दे सकता है, ये मानना था लोगों का। यानी कि 1909 मतलब 100 साल पहले तक अभी हम लोग यही जानते थे लाइट जो है सिर्फ क्या है, आपका वेव है। बस समझ लीजिए, लाइट क्या है, सिर्फ आपका वेव है। बस इतना बात समझ लीजिए, लाइट क्या है, आपका वेव है। तो वेव कभी भी पार्टिकल को धक्का नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? तो उसका रीजन ये है कि वेव जो है किसी भी चीजों को कंटिन्यूअस एनर्जी देता है। वेव जो है कहीं भी आपका कंटिन्यूअस एनर्जी देता है। कंटिन्यूअस एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा है जैसे न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एटम है, सॉरी आपका ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है। याद कीजिए केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करता है? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है तो ये इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दीजिएगा तो रखबे नहीं करेगा, फट से निकाल देगा। यानी इलेक्ट्रॉन यदि लोवेस्ट स्टेट में रहना पसंद करता है तो इस बात को समझ लीजिए, जैसे ही इसको आप एनर्जी दीजिएगा एनर्जी को रिलीज कर देगा फट से। जब एनर्जी को रिलीज कर देगा फट से तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाहते हैं। एनर्जी रिलीज कर देगा आपका तुरंत, तो अपने उसी में तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कैसे? क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब तक आयनोजेशन करने के लिए, एटम को आयनोजेट करने के लिए इसका जितना एनर्जी है उतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो आप एनर्जी दे रहे हैं ये तो लिमिट कर रहा है, तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक होगा ही नहीं। यानी कि कहने का मेरा सिंपल सा मीनिंग है, वेव थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी आप लिख सकते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट डू नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यानी वेव थ्योरी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि वेव जो है लगातार एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में रहना पसंद करता है। तो जैसे एनर्जी दीजिएगा एनर्जी क्या होगा, रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं होगा। इसलिए वेव थ्योरी कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को आपको क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है। इसके बाद हर्ट्ज जो थे है ना, इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किए, समझ लीजिए इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं हुआ उनके द्वारा। इसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ तक खत्म हो गया। 1900 जब आया तो उसी जमाने में आइंस्टीन, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आइंस्टीन ने इस फिनोमेना को फिर एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन ने सबसे पहले क्या किया कि लाइट को एक पार्टिकल माना। लाइट को क्या माना? पार्टिकल। ये बात सबसे पहले किसने? आइंस्टीन ने किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट का नया नाम, लाइट को नया नाम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फोटोन कहा गया। क्या? फोटोन। अब फोटोन जो है ये वर्ड जो है किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। फोटोन टर्म किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। और उसने कहा कि लाइट जो है ना,
आपका जब प्रोपोगेट कर रहा है इस तरह से लाइट आगे जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब कि अगर पूरा बनाइएगा तो ऐसे आप बनाइएगा कि लाइट इस तरह से एक्सप्लेन करके जा रहा है, इस तरह से लाइट आगे वेव जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। अब आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, अब ये डिस्क्रीट यूनिट में जाता है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग यूनिट में जाता है, और वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में फ्लो करता है। पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में फ्लो करता है, इस तरह से पैकेट के रूप में। और यही पैकेट, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को ही फोटोन कहते हैं। यानी जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यही क्या है? आपका फोटोन है। क्या है? फोटोन है। अब फोटोन जो है पार्टिकल नेचर रखता है, यानी फोटोन क्या है? आपका पार्टिकल नेचर है। तब फोटोन का क्या है? आपका पार्टिकल नेचर है। फोटोन जो है ये कैसा शो करेगा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ये वर्ड किसने माना? और फिर उसने फोटोन को डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेनेशन किया। यानी फोटोन के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ वर्ड, देखिए इतना समझ लीजिए बात को, है ना, देख लीजिए, है ना। अब इसके बाद जो है फोटोन को जब पार्टिकल माना गया तो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा। क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन होगा आपका। तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन होगा, वह फोटोन का एनर्जी आपका लाइट का जो एनर्जी आप पढ़ते हैं, वेव का एनर्जी पढ़ते हैं, वही एनर्जी होता है। देखिए बात समझ लिया अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। लाइट का जो एनर्जी पढ़ते हैं ना, फोटोन, तो फोटोन का जो एनर्जी होता है ना, फोटोन का एनर्जी, तो फोटोन का जो एनर्जी होता है, यानी लिख सकते हैं फोटोन एनर्जी, या इसी को लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, ई बराबर जो होगा एच न्यू या एच सी बाई लेमडा होता है। जो फॉर्मूला वही होता है, ये पार्टिकल के जैसा बिहेवियर शो करता है। तो देखिए यहां पर सिंपल लिख सकते हैं, वेव लेंथ ऑफ फोटोन। जब लिखिएगा लेमडा बराबर, तो क्या लिखिएगा? एच सी बाई ई लिखिएगा। सीधा सीधा बात समझ लीजिए, एच सी बाई ई लिखिएगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन के लिए। लेकिन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, या पार्टिकल रहे, तो उसमें डी ब्रॉगली पार्टिकल वेवलेंथ लिखा था, याद कीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है H बटा P, जो पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर मोमेंटम, H बाई mv और H बाई √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और सम टाइम काइनेटिक एनर्जी जब E के बराबर रहेगा तो हम ऐसा भी लिखते हैं, जो बात पहले हम लोग समझ चुके हैं, है ना। तो आपका दोनों में यही अंतर है। अब देखिए पार्टिकल नेचर क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन करेगा। तो एक पॉइंट लिख रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक्सप्लेन कर रहा है। कौन? पार्टिकल नेचर। क्यों एक्सप्लेन करता? अब समझिए। मान लिए कि आपका क्या है, ये देख लीजिए ध्यान से, बात समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, अब वो पैकेट के रूप में आ रहा है पार्टिकल के, तो ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल। अब एक बार इसको ये धक्का देगा तो तुरंत ये एनर्जी, इसको एनर्जी रिलीज करने में 10⁻⁻10 सेकंड लगता है। इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दीजिएगा तो 10⁻⁻10 सेकंड लगता है। और कॉलिजन में कहा जाता है कि टाइम नेग्लिजिबल लगता है। जो आपका इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, उससे भी कम। तो धक्का मारेगा तो एक बार इसको एनर्जी मिलेगा तो ये बाहर हो सकता है। लेकिन बाहर कब हो सकता है? जब आने वाला का एनर्जी इसके साथ जो एनर्जी जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। हर हाल में इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होना चाहिए या कम से कम इक्वल होना चाहिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। यही आपका सबसे पहला लॉ है, किसका?
आपका आइंस्टीन का। यानी फर्स्ट लॉ यही है कि एनर्जी इंसिडेंट जो होगा वो हर हाल में इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा निकला तो एनर्जी बराबर होगा वर्क फंक्शन और प्लस जो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी को हम लोग एच न्यू भी लिख सकते हैं और वर्क फंक्शन वही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को ई गुने पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखते हैं, जो पिछले क्लास में ही समझे हुए हैं, याद कर लीजिए। उसी तरह से ये एस सी बाई लेमडा होगा, आप वर्क फंक्शन लिख सकते हैं और ई भी एस लिख सकते हैं। ये सब ये पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला लॉ हो गया, है ना। इसी को और भी फार्मूला में बदलेंगे तो वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट लिख सकते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं एच न्यू नॉट आप प्लस ई इंटू वी एस। ऐसे भी लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा नॉट और ई वी एस। जो यूज होगा फार्मूला वो लगेगा, लेकिन सारा एक ही फार्मूला है, आप गौर से समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा लॉ क्या था आइंस्टीन का, ये था कि अगर दूसरा लॉ क्या था कि आप बताइए एक फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉन से टकरा ही जाएगा, ये कोई संभावना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तेजी से घूम रहा है इस ऑर्बिट में, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में आपका क्या होगा, ये आपका टकरा जाएगा। और ये टकराने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप 10 फोटोन गिराते हैं इस पर सेकेंड, फिर 50 फोटोन गिराते हैं पर सेकेंड, फिर 10,000 फोटोन गिराते हैं पर सेकेंड, तो जितना ज्यादा फोटोन पर सेकेंड ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होगी, उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होगी। इस बात को समझ लीजिए पहले, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होगी। और नंबर ऑफ फोटोन जो आता है पर सेकेंड उसको कहते हैं इंटेंसिटी। उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। यानी यानी कि तब तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो उसमें जो करंट डेवलप होगा, है ना, तो वह फोटो करंट जो होगा, फोटो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी। किस पर होगा? इंटेंसिटी। और तब तो ग्राफ में अगर खींचना चाहते हैं तो ग्राफ भी बहुत सिंपल खिंचाएगा। अगर इधर फोटो करंट आई लिखते हैं, फोटो करंट लिखते हैं और इधर इंटेंसिटी है, दोनों टर्म तो एक ही से दिखाता है, तो लिख दीजिए फोटो करंट इधर, तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ लीजिए। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको जल्दी से बतलाइए, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो हमको जरूर बतलाइएगा। सर फोटो करंट एक बार बता दीजिए ना। बता देते हैं, और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं टेंशन सर, मत कोई लीजिए। डाउट नहीं। देखिए यहाँ पर अगर बात समझते हैं फिर से, तो मैं फोटो करंट को पूरा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। देखिए चलिए अब आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो अब ये समझ लीजिए आप कि मेटल है ना, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है जैसे फ्री सरफेस ऑफ मेटल है, ये मेटल जो है, कोई मेटल है तो हर एक मेटल का वर्क फंक्शन होता है ना। तो वर्क फंक्शन फाई है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो देखिए दो टर्म है, एक है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन या लाइट, बात एक ही है। ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, इंसिडेंट पर सेकेंड। और फिर ये इंडिकेट करता है, देखिए इधर से लिख रहे हैं, ये इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड।
और जितना ज्यादा फोटोन इंसिडेंट करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होगी। याद कीजिए, क्योंकि ये अंदाजे लाठी यहाँ चलता है, निशाना साध ही नहीं सकते हैं जल्दी आप, क्योंकि वेरी हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है अपने ऑर्बिट में। तो अब बताइए, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड किसको इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन को, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन पर सेकंड को उसको इंडिकेट करेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फोटो करंट होगा। याद कर लीजिए। अब बताइए, इंटेंसिटी जितना ज्यादा आप रखेंगे, इंटेंसिटी जितना ज्यादा रखेंगे आप, आप बताइए ग्राफ में, अब ये समझिए कि इंटेंसिटी जो है प्राइमरी फंक्शन है कि फोटो करंट है जो प्राइमरी फंक्शन है, यानी कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये बताना है आपको। बात समझिए अच्छी तरह से। पहले इंटेंसिटी आया कि पहले करंट आएगा? बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले कौन आएगा? सर इंटेंसिटी आएगी सर। पहले इंटेंसिटी आएगा, क्योंकि Intensity जितना आएगा। ज्यादा फोटोन आएगा तभी करंट होगा। तो इसीलिए इंटेंसिटी जो है यहाँ पर रहेगा, कहाँ? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ग्राफ में पढ़ाए हैं। और फोटो करंट जो होता है, ठीक है, फोटो करंट जो होता है आपका क्या होता है? यहाँ पर स्थिर होता है। तो ये हो गया आपका फोटो करंट, और उसका ग्राफ ये हो गया, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये भी ग्राफ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा एक टर्म है एनर्जी ऑफ फोटोन। कौन सा टर्म है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन किसको इंडिकेट करेगा? फ्रीक्वेंसी को। या फिर आप ऐसे इसको पहले लिख सकते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी को ही लिख दीजिए, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या होता है उस बात को समझिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो होता है उस बात को समझिएगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है और ये एनर्जी को डिनोट करेगा, क्योंकि आप समझते हैं एनर्जी बराबर एच न्यू होता है। और जितना ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल आएगा, एनर्जी जितना ज्यादा आएगा तो वर्क फंक्शन फिक्स होता है, यानी ई बराबर होता है ना वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, या एच न्यू नॉट और ई वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, रिवर्स में पोटेंशियल जो है। अब ज्यादा एनर्जी वाला आएगा, ये तो फिक्स है, तो सीधा इसको बढ़ाएगा। यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है सीधा किसको बढ़ाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा इमिटेड इलेक्ट्रॉन का, आपको रोकने में, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो उसको रोकने के लिए हम वोल्टेज लगाते हैं, तो रोकने के लिए हम उतना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, उसी को VS कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको इंडिकेट कर रहा है? आपको फ्रीक्वेंसी को। देख लिए ध्यान से, ये 2 पॉइंट सीरीज में याद रखना है, और याद रखेंगे तो मैं 2 ग्राफ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला ग्राफ में है कि इंटेंसिटी जो है ना कांस्टेंट है। इंटेंसिटी जो है, आई फॉर इंटेंसिटी बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखिएगा तो पूरा लिख लीजिएगा। इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आ रहा है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? हर एक सेकेंड अगर 100 फोटोन गिर रहा है तो अगला सेकेंड में 100 फोटोन गिरेगा, उसके अगला में भी 100 फोटोन गिरेगा, उसके अगले सेकेंड में 100 फोटोन गिरेगा, उसी को कहेंगे इंटेंसिटी कांस्टेंट है। और दूसरा टर्म जो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी ये जो है वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। तो हमको ग्राफ खींच के दिखाना है इसमें। अब ग्राफ किसके किसके बीच खींचना है? तो इधर करंट ही है, इधर करंट है, और इधर जो है आपका प्लेट पोटेंशियल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? प्लेट पोटेंशियल। इधर प्लेट पोटेंशियल लिखा रहता है, यानी कि रिवर्स में जो वोल्टेज लगाते हैं ना वो वाला बात होता है।
दूसरा ग्राफ जो हम खींचेंगे यहाँ पर, वो समझ लीजिए हम क्या ग्राफ खींचेंगे। दूसरा ग्राफ जो मैं खींचने वाला हूँ उसको समझ लीजिए कौन सा ग्राफ है। दूसरा ग्राफ में है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा और इंटेंसिटी जो होगा वो वेरिएबल होगा। आप फिर से ग्राफ वही खींचना है जो ग्राफ अभी पहले सोच रहे थे। क्या? फोटो करंट आप वर्सेस प्लेट पोटेंशियल, प्लेट पोटेंशियल। देखिए दोनों ग्राफ ऐसे ही खींचेंगे, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि दो ग्राफ खींचेंगे। देखिए हेडिंग पहले समझ लीजिए, आई दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में इस ग्राफ को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, हर हाल में इस ग्राफ को आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसका डायरेक्ट जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, सिर्फ समझ करके ही क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी यदि कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। यानी करंट का ग्राफ जो होगा इधर आने के बाद सब एक ही लाइन में आ जाएगा। जबकि फ्रीक्वेंसी यदि वेरिएबल है तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो एनर्जी ऑफ फोटोन वेरिएबल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा वो बार बार वेरिएबल होगा, तो वोल्टेज भी रोकने वाला वेरिएबल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है, रिवर्स पोटेंशियल होता है। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखिए कैसे खिंचाएगा वो समझ लीजिए। इसमें हम लोग करेंगे आखिर क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक ग्राफ ले जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक ग्राफ ले जाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से भी जहां से भी ग्राफ ले जाएंगे आप समझ लीजिए करंट सबका ही सेम हो जाएगा। ये वाला करंट जो है सबका सेम हो जाएगा बाद में, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इधर वाला सबका अलग अलग होगा। क्या होगा? सबका अलग अलग होगा। मान लेते हैं VS1 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, VS2 है और ये VS3 है, लेकिन सबके पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रिवर्स पोटेंशियल। तो आप लोग बताइए, ध्यान से बताइए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वाला का ज्यादा होगा कि 2 वाले का ज्यादा होगा कि 3 वाले का ज्यादा होगा? बोलिए जल्दी से। वन वाले का सर। जी नहीं, 1 वाले 3 का वाले सर। का ज्यादा होगा, 3 वाले का ज्यादा होगा, 3 वाले का। देखिए ध्यान से, क्यों समझिए वो बात बताइए, हम बता रहे हैं वो समझिए। मान लीजिए एक बैटरी लिए है 2 वोल्ट का, उसको रिवर्स करके लगा दिए। एक बैटरी लिए 5 वोल्ट का, उसको रिवर्स करके लगा दिए। एक बैटरी लिए 10 वोल्ट का, उसको रिवर्स करके लगा दिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा हुआ? 10 वोल्ट का हुआ। भले आप -2 वोल्ट लिख रहे हैं, -5 वोल्ट लिख रहे हैं या -10 वोल्ट लिख रहे हैं, तो -10 वोल्ट इधर आएगा, क्योंकि -2 इधर लिखाएगा, -5 इधर लिखाएगा, -10 इधर लिखाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिवर्स में हम किसको रोकने के लिए ज्यादा। तो अब बताइए, उधर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रोकना है तो 2 वोल्ट का बैटरी लगाया, उधर से कोई इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए 5 वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ा रिवर्स में। उधर से कोई इलेक्ट्रॉन रहा है उसको रोकने के लिए 10 वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ा। तो बताइए किसका बैटरी का ताकत ज्यादा है? 10 वोल्ट वाले का। अब बताइए कि उधर से इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा तेज में दौड़ते आ रहा था, किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा थी? जिसमें हम 10 वोल्ट लगा के रोके हैं। यानी जिसमें 10 वोल्ट लगा के रोके हैं उसका एनर्जी ज्यादा था उस इलेक्ट्रॉन का। जब उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगा था, एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा रहा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन भी ज्यादा रहा होगा। तो यदि आप इसको यहाँ पर न्यू1 करते हैं, न्यू1 इसको न्यू2 और इस ग्राफ वाले को न्यू3, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? न्यू3 वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा न्यू2 से और न्यू1 से। देखिए इसको रटिएगा नहीं कि न्यू1 का न्यू3 का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, समझिएगा। एग्जाम में क्या करेगा ना, इसको 1 मान लेगा, इसको 2 मान लेगा, इसको 3 मान लेगा, उल्टा। तो उल्टा यहाँ लिखना पड़ेगा। यानी ग्राफ, ये ग्राफ आपको देख के अब क्या समझ में आना चाहिए, ये ग्राफ देख के समझ में हमको ये आना चाहिए कि करंट सबके लिए सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट रहा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहा होगा। और जो इधर ग्राफ के एंड में होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, उसके बाद कम है, उसके बाद कम है।
अब उसी तरह से यहाँ पर भी जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है और इंटेंसिटी वेरिएबल है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब अब की बार स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ जब ग्राफ खिंचाएगा अब की बार यहाँ से, तो एक ग्राफ ऐसे खिंचाएगा, दूसरा ग्राफ ऐसे ले जा रहे हैं और तीसरा ग्राफ ऐसे ले जा रहे हैं। अब की बार सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब की बार सबका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ध्यान से समझ लीजिए, अब की बार सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इस बात को समझ लीजिए। क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, एनर्जी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी निकलेगा जो सबका सेम होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम लगाना पड़ेगा। इंटेंसिटी वेरिएबल है, पहले 100 फोटोन आया पहला सेकंड में, अगला सेकंड में 500 आ गया, अगला सेकंड में लाख आ गया। तो क्या होगा, जब नंबर ऑफ फोटोन वैरी करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने को वो भी वैरी हो जाएगा, यानी कि तब तो फोटो करंट भी वैरी कर जाएगा। और यदि फोटो करंट में मैं यहाँ लिख दूं कि ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है करंट, तो आप लोग बताइए कौन सा करंट ज्यादा होगा, I1 वाला ज्यादा होगा कि I2 वाला ज्यादा होगा कि I3 वाला करंट ज्यादा होगा? बोलिए जल्दी से। I1। तो इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा, I1 का ज्यादा होगा कि I2 का ज्यादा होगा कि I3 का होगा? सोच लीजिए, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, I1 की ज्यादा होगी कि I2 की ज्यादा होगी कि I3 की ज्यादा होगी? तो I1 का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, अब सुनिए ध्यान से। I1 का करंट ज्यादा है, I1 का करंट ज्यादा है, I1 का करंट ज्यादा है यानी फोटो करंट ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन ज्यादा हुआ होगा, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड ज्यादा हुआ होगा, यानी इंटेंसिटी ज्यादा हुआ होगा। देखिए ये 2 पॉइंट से ये 2 ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। मतलब इतना अगर आज समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए हर एक कंपटीशन में हर बार एक क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में, ईच एंड एवरी कंपटीशन में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, इतना कंसेप्ट से मात्र। बस सोच लीजिए, इतना कंसेप्ट, ये फार्मूला, इतना कंसेप्ट और यही फार्मूला सिर्फ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का सारा कंसेप्ट है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। और जानते हैं, एक बार में हमको भी पता है आपको याद नहीं होगा, तो इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा ना, और फिर सोते समय अपने दिमाग में बात को घुमाइएगा, तब जाके आपको बात समझ में आएगी और तब जाके इसके लैंग्वेज और क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है। अब अगर कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद ये 2 ग्राफ का क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको, है ना। तो देखिए आप लोग असाइनमेंट निकालिए, असाइनमेंट आप लोग को दे चुके हैं, मतलब कि ले चुके हैं सब लोग आप लोग। तो असाइनमेंट निकालिए और पहला पेज नंबर देखिए, सबसे पहला जो पेज नंबर दिए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, आप फर्स्ट पेज में 7वां नंबर एक प्रॉब्लम है उसको बनाना है। और उसके अगले पेज में जब जाइएगा तो आपको एक है आपका 25 नंबर प्रॉब्लम, उसको बनाना है। 7 नंबर और 25 नंबर अभी बनाना है, उसका हम तुरंत अभी डिस्कशन करेंगे, आप बात ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, जल्दी से समझ लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रॉब्लम कैसे बनेगा सर एक डाउट है, उसको समझते हैं। हाँ बोलिए। सर इसका ये ग्राफ ऐसे क्यों ड्रॉ करते हैं? क्यों ड्रॉ करते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैथ के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वही तो समझाए हैं कि कैसे आपको याद रखना है। हाँ वो समझ गया। अब इसका तो आपको, ये मैथ के नेचर पर है तो आपको डायरेक्ट y=x का ग्राफ है ये, इसीलिए इसका डायरेक्ट आया था। और भी ग्राफ अभी बताएंगे सब, रुकिए पहले इस ग्राफ को देखिए। आपका जेईई एडवांस क्वेश्चन कैसे पूछा था, आपको 7 नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें क्या किया था, यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, आपके पास असाइनमेंट प्रेजेंट है ना, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ जो है यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है, अगला ग्राफ है जो यहीं से निकला है और ऐसे गया है, और एक ग्राफ है जो यहाँ से जाकर के इसमें ऐसे मर्ज कर गया। यानी कि देखिए ग्राफ है जो एक ए इधर है और बी नंबर ग्राफ इधर है और सी नंबर ग्राफ ऊपर है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। इस ग्राफ को देखने के बाद हमको क्या समझ में आया वो हम आप लोग को बतलाते हैं।
हम क्वेश्चन ना पढ़े ना आंसर पढ़े, हम इस ग्राफ को देख लिए और इस ग्राफ को देखने के बाद हम लिख दिए आपका, इस ग्राफ को देखने के बाद हम क्या समझे वो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। मैं ये देखा कि ए और बी का ग्राफ है ना, जो एक ही पॉइंट से निकला है। ए और बी का ग्राफ यहाँ एक ही पॉइंट से निकला, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का एक ही है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। अगर दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो हम बात अभी याद किए थे, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन सेम, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया है, इसलिए मैं समझ गया कि एफ ए जो है हर हाल में एफ बी के बराबर होगा। मैं ये बात समझ गया। देखिए हम इसको नहीं, हम याद कर लिए दिमाग में तब ये बात समझे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा आपको। और देखिए वही ग्राफ बना था यहाँ पर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है सबका, तो सिर्फ इंटेंसिटी वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। वही बात यहाँ लिखे। फिर यहाँ देखिए, अच्छा ये जो करंट है ना, बी और सी ग्राफ का सेम है, करंट सेम है, यानी फोटो करंट सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन सेम रहा होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड सेम रहा होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी बी और सी का सेम रहा होगा। हम इस ग्राफ से इतना ही समझे, और समझने के बाद सीधा आंसर अब मिलाएंगे, आंसर छाटेंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका कि एफ ए बराबर एफ बी, तो देखिए पहला ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ए बराबर एफ बी। तो चलिए इसको मिटा रहा हूं नीचे से, क्योंकि क्वेश्चन समझना है बात को। पहला ऑप्शन दिया है एफ ए बराबर एफ बी, तो बात को समझिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी दिया है पहला ऑप्शन, और उसमें और भी दिया है एंड करके, ऐसा लिखा है आई ए नॉट इक्वल टू आई बी, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी एफ ए इक्वल टू एफ सी एंड आई ए इक्वल टू आई सी। तीसरा ऑप्शन दिया है एफ ए इक्वल टू एफ बी एंड आई ए इक्वल टू आई बी। चौथा ऑप्शन आपका दिया है एफ बी इक्वल टू एफ सी एंड आई बी इक्वल टू आई सी। अब देखिए ऑप्शन कैसे हम लोग छाट लेंगे तुरंत, एकदम फट से ऑप्शन छटा जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए केवल। देखिए यहाँ पर हम ये लिखे कि एफ बी बराबर एफ बी, तो पहले ऑप्शन छाटिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी कि एफ बी बराबर एफ बी इक्वल टू एफ सी जो लिखा है ये ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गया, क्योंकि एफ बी इक्वल टू एफ बी है, एफ बी इक्वल टू एफ सी नहीं है। क्यों नहीं था, तो ग्राफ के अंडरस्टैंडिंग से समझे हैं कि अगर एक जगह से ग्राफ चालू होगा इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन सेम होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो बात से वहां छट गया दो ऑप्शन। फिर यहाँ पर हमको लिखे हैं कि आई बी बराबर आई सी होगा, यानी करंट बी और सी का इक्वल होगा, तो दो ऑप्शन तो छट गया। अब करंट देखिए बी और सी का इक्वल होगा, तो ये दिया है आपका आई ए इक्वल टू आई बी, ए और बी का करंट सेम होता है, ए का करंट तो अलग है और बी का करंट अलग है, तो गलत बात दिया है, यानी ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीन गो तो सही तो यही होना चाहिए। अब देखिए सही, देखिए आई एफ इक्वल टू एफ बी सही निकला, आई ए नॉट इक्वल टू आई बी, तो ए और बी का करंट कहाँ सेम है, सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हुआ। और ये जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभी लोग को बात समझ में आ गया है, देख लिए ध्यान से। तो 25 नंबर क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, बन गया है बन सर। गया है सर। मतलब सेम क्वेश्चन है शायद। यस यस सर। सर। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो पता है कि ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। हाँ अगर नहीं याद रहेगा ग्राफ और कंसेप्ट, तब तो आप माथा पटकते रह जाइए, सब लगेगा एक ही ऑप्शन जैसा दिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि बारीकी से समझिए, एक बार में नहीं समझ में आए 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो टाइम भी तो हम लोग के पास नहीं, आप लोग के भी टाइम खत्म हो गया है सब। देखिए बोर्ड का तैयारी कोई मत कीजिए अभी, सब लोग बोर्ड करने लगते हैं। बोर्ड का तैयारी से कुछ नहीं होगा, बोर्ड का तैयारी ऐसा ही हो जाएगा तुरंत जब अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा। केवल जितना बताते हैं उतना याद करते चलिए, जब बोर्ड आएगा तो देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। अब हम 3-4 ग्राफ और समझाते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। कौन सा ग्राफ? तो देखिए पहला ग्राफ जो हम ग्राफिकल अप्रोच, मतलब कि ग्राफिकल अप्रोच, इसको हेडिंग में लिख सकते हैं आप लोग, ग्राफिकल अप्रोच। मतलब पहले लिख देते हैं ग्राफिकल अप्रोच इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इमिशन। बात है कि ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे। तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच में पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या होगा, जरा बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे कि इंसिडेंट एनर्जी जो होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसी को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए पहले फ्रीक्वेंसी आएगा कि पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बात बताइए आप लोग। पहले फ्रीक्वेंसी सर। पहले फ्रीक्वेंसी, यानी बाई एक्सिस पर जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो जो बाई एक्सिस में जाता है उसका इक्वेशन लिखा, यानी के बराबर इक्वेशन क्या लिखिएगा आप? एच न्यू और एच न्यू नॉट, ये लिखिएगा। अब ये आपका बाई एक्सिस पर जाएगा एक ग्राफ, याद कीजिए ऐसे। काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ होगा और फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट होगा वो यहाँ होगा। और अगर इस इक्वेशन को आप समझ रहे होंगे तो ये लगता है मैथ का लीनियर इक्वेशन के जैसा, बाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाला इक्वेशन है। ये इक्वेशन को पकड़िएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। तो जब ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, अब ये मैथ वाला इक्वेशन याद करना, हम ग्राफ में सब कुछ पहले समझा चुके हैं। आज जिनको दिक्कत होता है तो यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है ग्राफ का 3-4 लेक्चर, उसको आराम से देख लीजिए, केवल देख लीजिएगा तब मेरा काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ होता है मैथ में, इंटरसेप्ट निगेटिव मतलब नीचे और mx मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसा ग्राफ होगा, इसका ऐसा ग्राफ होगा मैथ के हिसाब से। याद कीजिए बाई इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ अभी खींचे हैं, बाई इक्वल टू mx माइनस सी का भी ग्राफ खींचे हैं हम। के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट का ग्राफ नहीं खींचे हैं अभी, क्योंकि फिजिक्स जो है मैथ के अनुसार ही चलेगा, लेकिन अपना नेचर, अपना गुण ये कभी नहीं छोड़ता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ जो ग्राफ कट गया वो न्यू नॉट होगा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। एक बात बताइए, अभी जो हम लोग समझ रहे थे बात को समझिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन है ऐसा यहाँ पर, तो इसके साथ जो एनर्जी से बंधा हुआ होता है एटम के साथ, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। कम से कम एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के इक्वल आएगा, मतलब E बराबर, अगर वर्क फंक्शन में मेटल आएगा तभी इलेक्ट्रॉन इमिशन होने की संभावना होगी। यानी आपका एच न्यू जो होगा एच न्यू नॉट के बराबर होगा, तब इलेक्ट्रॉन निकालने की संभावना होगी। यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तब कम से कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना उसको रोकिएगा, तब ना उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। पहले कहां से आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो उसका ग्राफ ही नहीं होगा। ग्राफ ही नहीं होगा मतलब ये सब ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा इधर। मैथ के अनुसार पूरा होना चाहिए था, लेकिन फीस के अनुसार सिर्फ और सिर्फ
यहाँ से जो ग्राफ है आगे यही ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ऐसे, बस यहीं से ग्राफ ऐसे एग्जिस्ट करेगा आपका, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे ही ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। बात समझ लीजिए, इतना बात समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। सर नहीं समझ में आया ग्राफ। क्या नहीं समझ में आया? ग्राफ ये खींचने के लिए नहीं समझ में आया? यस नहीं नहीं, वो पहले वाला समझ में आ गया, अभी जो बताया। अभी जो बताए तो याद कीजिए ना। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का लॉ यही था, इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के बराबर होना चाहिए। एच न्यू नॉट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का एनर्जी, एच न्यू नॉट ये हो गया इसका थ्रेशोल्ड का, आने की इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा बाहर जब कम से कम आने वाले का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तब ना काइनेटिक एनर्जी की बात कीजिएगा। ये काइनेटिक एनर्जी किसका है? इमिटेड इलेक्ट्रॉन का। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का बात कब कीजिएगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर आएगा एनर्जी तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इस देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ता आगे, जैसे ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है तो 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा। तो मान लिया 4 पर इलेक्ट्रॉन निकलना ही संभावना शुरुआत किया, तब 4 के पहले ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, और काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस पर है, तो इधर आ जाएगा ग्राफ इस पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ वैल्यू हो जाएगा, जो कि असंभव है। इलेक्ट्रॉन निकलवे नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप दौड़वे नहीं किए तो एनर्जी की बात कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी का? इसीलिए ये ग्राफ इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके बाद ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ये प्रोसेस हुआ। एगो और दिमाग लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है। तो अगर ग्राफ यहाँ है तो सामने कोऑर्डिनेट देखिए काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो रहा है, जो कि असंभव वाली बात है। इसीलिए मैथ कहता है कि पूरा ग्राफ होगा, और फिजिक्स कहता है कि नहीं यहाँ से आगे होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई संभावना? समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, देख लीजिए बात को, समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना? अब और किन्हीं को कष्ट है? बोलिए जल्दी से। आ गया सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आ गया है तो अब देखिए जरा गौर से समझिएगा। जब इतना समझ में आ गया बात, तो अब आप लोग से ही बात बोलते हैं। आपको ये ग्राफ दे दिया था नीट वाला, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे दिया था, और पूछा ना कि इसमें स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बतलाएगा। सोच लीजिए, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बतलाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर आप लोग का क्या होना चाहिए? और नहीं है तो देखिए आपका, देखिए एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है ग्राफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंगेस्ट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया है, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच बाई ई, प्लैंक्स कांस्टेंट बटा ई, और एक है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा ग्राफ सही होगा ये आपको देखना है, मतलब कौन सा पॉइंट आपका सही होगा। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर असाइनमेंट में भी है। तो याद कीजिए स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ किसको कहते हैं? तो एम को कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। ये एम जो है आपको किसको बताएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट को बतला रहा है। आने की यहाँ पर जो स्लोप ऑफ ग्राफ होगा वो क्या होगा? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। ये स्लोप ऑफ ग्राफ जो है यहाँ पर क्या होगा? स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा यहाँ पर आपका इसके लिए प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। जबकि इंटरसेप्ट मतलब जहां ग्राफ कट करता है बाई एक्सिस पर, इसका इंटरसेप्ट जो होगा, इंटरसेप्ट जो होगा इसका क्या होगा? सी को कहते हैं इंटरसेप्ट, यानी वर्क फंक्शन होगा। क्या होगा आपका? वर्क फंक्शन होगा, या एच न्यू नॉट होगा। किन्हीं को कोई कष्ट है इस ग्राफ में तो अब बोलिए, क्योंकि अब अगला ग्राफ की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है? देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बोलिए सर।
फोन करें थोड़ा देर के बाद, फिर अभी क्लास चल रहा है ऑनलाइन। चलिए तो बात आगे बढ़ते आते हैं और दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखिए दूसरा ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे उसको समझिएगा क्या है। सेकंड ग्राफ, ग्राफिकल अप्रोच में बहुत सारा ग्राफ अभी बताने वाले हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा तो बात और बन जाएगी आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब दूसरा ग्राफ है दो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचना है। तो आप फिर से वही जानते हैं, एनर्जी बराबर आप जानते हैं वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और एच न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाला, ये वर्क फंक्शन वाला हो गया, और यहाँ ईवीएस हो गया। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ खींचना है तो ईवीएस बराबर क्या लिखिएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा। इसको इधर लाके घटा लिए, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ खींचना है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर इक्वेशन लिखिए एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। अब बताइए इसका जब ग्राफ खींचने चलिएगा तो यह भी आपका लीनियर इक्वेशन है, और ये भी बाई है, ये भी एम एक्स है, और माइनस सी ये भी है। आप समझ सकते हैं बात को, मैं देखिए इक्वेशन मिला दिया हूं मैथ्स के हिसाब से। और यहाँ पर फिर से जब ग्राफ में खींचने चलूंगा और यहाँ पर फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल अब की बार आएगा और यहाँ पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, तो फिर से ग्राफ जो है आपका वही खिंचाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फिर से ग्राफ आपका वही खिंचाएगा, लेकिन फिर से ग्राफ इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे पहली बार नहीं किया था। मतलब ग्राफ सिर्फ इधर ऐसे होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और फिर से यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही होगा। बात समझ में आ गया? देख लीजिए ध्यान से, फिर से वही एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन अब की बार क्या अंतर होगा, अब की बार स्लोप ऑफ ग्राफ जो है आपका बदल गया, एच बाई ई हो गया। क्या हो गया स्लोप ऑफ ग्राफ इस केस में, एच बाई ई हो गया। इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ क्या हो गया, वर्क फंक्शन बटा ई या एच न्यू बटा ई हो गया। अब अगला बार अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक मिशन में एक ग्राफ है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा एच बटा ई। मैं सारा क्वेश्चन पूछूंगा अगले क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच का स्लोप क्या बताएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या बताएगा। और अगर आप बहादुर हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि h बाई ई का न्यूमेरिकल वैल्यू गुना भाग करके निकाल के याद कर लीजिएगा कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहा है, जेईई मेन तक में पूछ रहा है इस साल। तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, जी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बात समझने में किन्हीं को कष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले ही समझ चुके थे। लेकिन एक और इसमें जोड़ते हैं, मान लिया जाए कि अब दूसरा चीज समझा रहे हैं, इस ग्राफ के बाद अलग से अगर एक और ऐसा दे दे आपको ग्राफ, सामने सामने दो वो ग्राफ दे दे, और 2 बार न्यू नॉट होगा, एक बार पहला एक बार दूसरा, ऐसे दे दे क्वेश्चन ग्राफ में, ऐसे करके ग्राफ दे दे आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में 2 ग्राफ एच न्यू नॉट और एच न्यू नॉट, और ग्राफ देने के बाद कहे कि यह जो ग्राफ है ना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन का ग्राफ है, तो आप बताइए ये मेटल पहला है, ये मेटल फर्स्ट है, ये मेटल सेकंड है, तो पूछेगा किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, या दोनों मेटल का वर्क फंक्शन सेम होगा, या दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ऐसा 4 ऑप्शन दे दे तो आप क्या सोचिएगा। तो हम क्या सोचेंगे वो मैं आपको बतला रहा हूं। हम सोचेंगे अच्छा इधर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक बढ़ता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग ग्राफ में, मैथ में 8 क्लास से पढ़ते आते हैं 9th में। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसका मतलब इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर मेटल सेकंड का जो वर्क फंक्शन है वो मेटल फर्स्ट के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। यहाँ जो है आपका क्या होगा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सेकंड मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फर्स्ट। यह भी क्वेश्चन आपको जेईई मेन में आया हुआ है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन का खजाना है, लेकिन हाँ इसको डायरेक्ट आप सोचिए कि ऐसा ही बना दें तो नहीं होगा। आज अभी समझ में आ रहा है ना, 2 दिन का भूल जाइएगा, 2 दिन के बाद फिर से देख लीजिएगा, तरोताजा हो जाइएगा वीडियो।
जब तक 5-6 बार नहीं काम करेंगे ना तो ये सब कंसेप्ट आपको दिमाग में घुसेगा नहीं। तो फिर से अगला ग्राफ की बात करते हैं। इसमें आप समझ ही गए कि स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा। तो देखिए बहुत सारा ग्राफ है जो आपको इसी तरह से समझना है और खींचना है। बात को समझिएगा, क्वेश्चन निश्चित बनेगा, हर हाल में बनेगा, एट एनी कंडीशन बनेगा। ठीक है, देखिए दो ग्राफ अब एक साथ खींचते हैं, एक साथ दो ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ समझ गए हैं तो बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा हमको। हम यहाँ पर ग्राफ खींचने वाले हैं ऐसे, काइनेटिक एनर्जी और 1/, वेवलेंथ का। वेवलेंथ क्या होगा यहाँ, लेमडा जो है वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन का है। और फिर अगला ग्राफ यहाँ लिखना है, लिखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर अगला ग्राफ जो खींचेंगे वो फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/, वेवलेंथ का ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आपको पता है कि इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, सब वही चला रहे हैं। अब की बार SC/λ लिखेंगे, जब लेमडा है तो लेमडा लिखेंगे, SC/λ नॉट लिखेंगे, वर्क फंक्शन ये भी है, आप प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा SC/λ माइनस SC/λ नॉट। और ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन है, ये बाई है, ये mx है, ये माइनस c है। तो ग्राफ फिर से वही होगा, ग्राफ यहीं से ओरिजिनेट करेगा और यहाँ पर 1/λ नॉट लिखाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और 1/, रेसिप्रोकल ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है यहाँ पर, ये बात याद कर लीजिए। और तब यहाँ पर जब आएंगे तब फिर से लिखेंगे एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो ये तो SC/λ होगा, ये तो SC/λ नॉट होगा, और ये तो EVS हो जाएगा। तो EVS बराबर लिखिएगा SC/λ माइनस SC/λ नॉट, थ्रेशोल्ड वाला। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगा यहाँ पर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर HC/E अब बाई लेमडा और HC/E इंटू लेमडा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी बाई है, ये भी mx है और ये भी c है, बात समझ लीजिए। तो इसका भी ग्राफ आपका वही होगा जो आप समझ रहे हैं। ग्राफ यहाँ भी होगा 1/λ नॉट होगा, क्या होगा 1/λ नॉट होगा। इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, तो याद कीजिए यहाँ स्लोप का वैल्यू कितना लंबा है, x के बदले 1/λ, ये x के बदले है, और x के बदले यहाँ भी 1/λ, ये x है। तो x को 1/λ है तो 1/λ x हो गया। तो HC जो है वो आपको स्लोप ऑफ ग्राफ बतलाएगा। यहाँ पर HC/E जो है वो स्लोप ऑफ ग्राफ बताएगा। और जानते हैं ये सब सारा कांस्टेंट है, आपको एग्जाम में हो सकता है गुना भाग करके वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, या हो सकता है ऑप्शन में SC/E भी E दे। तो आपको अब कैसे याद करना है, कंपटीशन चूंकि आपको देना है, रिजल्ट आपको लेना है, तो बहुत सारा दिमाग आप भी लगा सकते हैं। आए बात समझ में, इतना बात आप समझ लिए अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बतलाइए, क्योंकि अब फोटो इलेक्ट्रिक मिशन 100% समाप्त हुआ और इसमें अगले क्लास में एक ही दिन में असाइनमेंट में जितना भी क्वेश्चन है सबका डिस्कशन करेंगे, और जिनको क्वेश्चन पूछना होगा बना करके पूरा, इसमें ज्यादा नहीं 45 प्रॉब्लम है। देख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक मिशन इस तरह से आपका दिया होगा, है ना, इसको पूरा आपको बनाना है, तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा आपका। देख लीजिए हम आप असाइनमेंट ले लेंगे, है ना, जो पटना में है वो आ करके असाइनमेंट एक बार ऑफिस से ले लीजिए, है ना। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, तब बात जाके समझ में आएगी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं करते हैं। क्या कुछ पूछना है आप लोग को, बोलिए जल्दी से। सर वीडियो थोड़ा सा जल्दी डाल दीजिएगा। जल्दी आज ही डाल देते हैं, ठीक है, आपका बात मान लेते हैं। चलिए, वेरी गुड।